तो वैसे दिस सेशन वाज as per timetable, this session was supposed to be about the train set brake system, but the faculty who had to take that session currently due to some urgent work is not available currently near me. So we have rescheduled and he will be taking that session on Friday first half को brake system का lecture लेंगे. थोड़ा सा कोहेरेंस बिगड़ गया, आई अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, कंटेंट ओवरऑल आपका कवर हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। और ये जो टॉपिक अभी मैं कवर करने वाला हूँ, ये सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला था इस कोर्स का, बट मैं ड्यू टू दिस पोस्टपोनमेंट प्रीपोनमेंट ये मुझे आज लेना पड़ रहा है। तो जो टॉपिक है वो है हाई स्पीड रेल के बारे में, HSR हाई स्पीड रेल रोलिंग स्टॉक एंड बॉम्बे अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक ओवरव्यू, specifically थोड़ा from the rolling stock point of view. This is more from the rolling stock point of view. We'll be trying to have an overview. Okay. Okay, माइक्रोफोन किसी का ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए, अदरवाइज आई विल बी फोर्स्ड टू एक्सपेल यू फ्रॉम द मीटिंग। ओके, थैंक यू। तो हाई स्पीड रेल, अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल डिस्कस हो चुकी हैं हाई स्पीड रेल के बारे में। हाई स्पीड रेल का डेफिनेशन अगर आपने कल का सेशन अच्छे से किया है तो बताइए, हाई स्पीड रेल ऑपरेशन कब कहा जाता है कि अभी हम हाई स्पीड रेल ट्रेन चला रहे हैं? सर एग्जिस्टिंग ट्रैक पे अबाउट 200 और न्यू ट्रैक पे अबाउट 250। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एग्जिस्टिंग ट्रैक पे अगर 200 kmph और न्यू पे 250 kmph, ठीक है? हाँ, ओके। सो ये जो है, ये फोटो कब की है, कहाँ की है, कब की है? व्हाट इज द ओकेजन? बुलेट ट्रेन का ड्रिल हुआ जापान के साथ में, जापान के पीएम और इंडिया के पीएम करें। हाँ, उनके बीच में ये हैंडशेक हो रहा है। ये हैंडशेक की कितनी कीमत है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस हैंडशेक? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस हैंडशेक? डोंट नो एग्जैक्टली। डोंट नो। ये लीजिए, गिन लीजिए, बताइए कितना फिगर है ये? 5000 करोड़। नहीं, बहुत कम बताया आपने। 5000 करोड़ तो 5000 करोड़ तो इसका पैसा सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट ही दे रही है इसका। तो ये जितने पैसे लिखे हैं, ये प्रोजेक्ट इतने कॉस्ट का है। द कॉस्ट ऑफ दिस बुलेट ट्रेन, एंटायर बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कुछ लगभग 508 या ऐसे कुछ किलोमीटर का है, उसका टोटल कॉस्ट है 1 लाख करोड़, उससे ज्यादा 1.1 लाख करोड़ इनफैक्ट, ठीक है? 1.1 लाख करोड़, जिसमें से कि 88,000 करोड़ रुपीज, 88,000 रुपीज कौन देगा? 88,000 करोड़ कौन देगा? जापान देगा, जाइका के थ्रू जापान देगा। हाँ, 0.1% इंटरेस्ट पे जापान प्रोवाइड करेगा 88,000 करोड़। जी सर। अब बच गए बाकी कितना? 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ कहां से आएगा? 22,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ जो है 70 नहीं, 1,10,000 है, इसमें मैंने 1 लाख लिखा है, वैसे 1,10,000 है तो इसलिए 22,000 करोड़ बचा। उसमें से 17,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज, हमारी संस्था प्रोवाइड करेगी 17,000 करोड़, और जो बाकी बच गए जो कि 5,000 करोड़ है, वो गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कहीं से लाके जुगाड़ करके देंगे। ये है कहानी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। कोई फैक्चुअल है, आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक है। तो आज जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई स्पीड रेल रोलिंग स्टॉक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो नहीं रखेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कॉन्सेंट्रेटेड पावर और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में अब क्या अंतर है, यू नो। एक हिस्ट्री ऑफ HSR एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, HSR की हिस्ट्री क्या है हाई स्पीड रेल की, एंड फाइनली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के कुछ एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो जो होने वाले हैं, जो अभी हमें क्लियरली पता नहीं है क्योंकि रोलिंग स्टॉक आया नहीं है, बट क्या क्या फीचर्स डिमांड किए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो हाई स्पीड रेल का डेफिनेशन आई थिंक ये पता है, ये मैं स्किप कर जाता हूँ, ये सबको पता ही है। वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड में काउंट होती है क्योंकि 160 kmph से 200 kmph की गति वाली ट्रेनों को हम सेमी हाई स्पीड, वी कॉल इट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। नाउ हिस्ट्री ऑफ हाई स्पीड रेल। सो सबसे पहला कंट्री, व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट हाई स्पीड रेल? एनीवन? सबसे पहला कंट्री कौन सा था? जापान सर।
Japan. Which year? जर्मनी. Japan is the right answer, but which year? 1963 जापान ने अडॉप्ट किया था 1964 में. 1964 में जब टोक्यो ओलंपिक्स पहली बार जापान में ओलंपिक्स हो रहा था, तो इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए इस टाइप का ट्रेन बनाया. ये उसी टाइम की पुरानी फोटो है. 1964 में 210 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलने वाली ट्रेन इन्होंने बना डाली. 210 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन. ये वही देश था जिसके ऊपर कुछ ही साल पहले, 20 साल पहले, परमाणु हथियार जो कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब जो है उसको डाला गया था इस देश पे. और उसी देश ने 20 साल के अंदर आपके सामने ये टेक्नोलॉजी लाके रख दी. डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक का टेक्नोलॉजी जो आज तक 1964 से आज अगर आप गिनेंगे लगभग 50 साल हो गए. आवाज धीरे आवाज नहीं आ रही है? Am I not audible? आ रहा है सर, पर थोड़ा धीरे हल्का आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा है. कोई और मुझे बताएगा आवाज कैसी आ रही है? क्लियर. सर आवाज तो ठीक आ रही है यहाँ तक. ठीक है. मैं थोड़ा स्क्रीन के और करीब आ गया हूँ, और भी करीब आ गया हूँ, क्योंकि मेरा ईयरफोन जो है डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन, आई एम टॉकिंग टू द मॉनिटर ओनली. सो एज आई वाज सेइंग कि 1964 में ये जापान ने डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक यूज करके दे हैड द फर्स्ट बुलेट ट्रेन, दे लॉन्च्ड इट. और उससे 50 साल हो चुके हैं. अभी तक हम अपना इस टाइप का इंडिजिनस हमने वैसे वंदे भारत बनाया है, बट हाई स्पीड में अभी हमारा कोई ट्रेन नहीं है अभी तो फिलहाल नहीं. मे बी अगले 2-3 साल तक भी कोई नहीं होगा, देन वी मे हैव वन. ठीक है. तो सबसे पहले जापान ने बनाया था, दैट इज द थिंग. सेकंड जो कंट्री थी जिसने ये हाई स्पीड ट्रेन वाले जर्नी में जिसने फिर आगे पहल की, वो था, दैट वाज फ्रांस. फ्रांस की एक ट्रेन है टीजीवी, है ना. और इसने स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ा. 300 kmph पे ये टीजीवी जो है ये डेवलप हुआ था. और इसको डेवलप करने वाले फर्म का क्या नाम था? ये नाम सुना हुआ लग रहा है. Alstom Locos. Have you heard about this? Have you ever seen? You must have heard about Alstom. So you see these how these guys are becoming famous, because they, when you whenever you are part of an emerging technology, है ना, so you become a very famous firm. And then जैसे Alstom है, वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से, टीजीवी प्रोजेक्ट की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ था एंड पॉपुलर हुआ था. एंड देन नाउ दे एक्सपोर्ट देयर सॉल्यूशंस, एंड इवन इंडियन रेलवेज इज बाइंग फ्रॉम Alstom. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी फ्रांस की. 300 kmph 1983 में. बट गौर करने वाली बात यह है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक था, जिसमें पेंटो सिर्फ आगे वाले कोच में था. इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इनिशियल सीरीज में. ठीक है. उसके बाद 1991 में जर्मनी ने भी हाई स्पीड रेल वाले में आ गए. इन्होंने 280 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन बनाई. डेवलप्ड बाय विच फर्म? ये दिख रहा है, सीमेंस. ये नाम भी सुना हुआ है हम सबने, सीमेंस. हाँ सर. ठीक है. तो इनसे भी हम लोग डील करते हैं. तो इन्होंने बनाया 1991 में. ये भी कॉन्सेंट्रेटेड पावर था. इनिशियल जो ICE 1 था, इंटरसिटी एक्सप्रेस 1. ठीक है. तो ये तो इनिशियल इस हिस्ट्री था. इसके बाद काफी सारे कंट्रीज ने अपने अपने बनाए. अगर वो सब पढ़ते चले गए तो सेशन खत्म हो जाएगा. अब सीधे अगर मैं ये पूछूं कि आज के डे पे, ऑन डेट, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऑन डेट, उसका जवाब आप क्या देंगे? चाइना सर. चाइना. वेरी गुड. आप लोग अच्छा पेपर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज आपका अच्छा है. चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल का नेटवर्क है, जो उस लेवल का किसी यूरोपियन कंट्री, किसी की भी मतलब किसी ने भी इस लेवल तक का एक्सपेंशन नहीं किया है जितना चाइना ने कर दिया है. ठीक है. तो चाइना का ये देखिए, जब ये मैं 2008 का आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ. 2008 आज से ज्यादा पहले था नहीं, बस 13 years ago दिस वाज द स्नैपशॉट चाइना के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का. ये 2008 में बस एक उनका वैलिड मतलब एक नेटवर्क था. अब ये बाकी बन रहे थे, ये सब बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे. ठीक है. एंड ये भी जो नेटवर्क था, ये उनका लोकली मेड नेटवर्क था. इसको ना ही माने तो बेटर है, ये चाइनीज माल नेटवर्क है. बट ये जो 3 नेटवर्क है, ये इन्होंने फॉरेन असिस्टेंस से और वो से बनाना स्टार्ट किया था 2008 में, जस्ट इनॉग्रेट किया था. ये 2008 का स्नैपशॉट है. और 2017 में ये स्नैपशॉट है. 2017 में ये हो चुका है.
दिस इज द कंडीशन। और इनकी बेसिकली आप देख सकते हैं कि पूरे कंट्री को इन्होंने हाई स्पीड रेल नेटवर्क से इन्होंने कवर करा लिया। और इनका जो मेन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो मेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बीजिंग शंघाई के बीच में था एक कॉरिडोर, उसके बाद ग्वांगजू शेंजन हांगकांग ये एक कॉरिडोर था, एक वुहान था। वुहान अब तो आप समझ रहे हैं, अब ये नाम ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता, बट ये सेंटर में पड़ता है, ये ट्रांजिट पॉइंट है। आपको शंघाई जाना है, बीजिंग जाना है, हांगकांग जाना है, ये ट्रांजिट पॉइंट पड़ता है बीच में। तो ये नेटवर्क इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट बेसिकली सेंटर्स को इन्होंने कनेक्ट कर दिया हाई स्पीड रेल नेटवर्क से। ओके, अब चाइना ने ये किया कैसे, हाउ डिड इट डू इट, वेरी शॉर्टली आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि इन्होंने सबसे पहले 97 में एक स्पीड अप कैंपेन लॉन्च किया कि हम लोग स्पीड अप करेंगे, हमें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। 97 आज से 20-25 साल पहले इन्होंने अपना भी एक ईएमयू बनाया, जैसे हमने अपना वंदे भारत बनाया, इन्होंने भी अपना 99 में बनाया, जिसका वी मैक्स 250 kmph था उस टाइम पे। बट ये ज्यादा चल नहीं पाई, ये कमर्शियल फेलियर था, मतलब इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, है ना, कमर्शियली ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, पैसेंजर ज्यादा इसमें गए नहीं, इसको पैट्रोनेज मिला नहीं, तो ये कमर्शियल फेलियर हो गया। उसके बाद इन्होंने 2004 ने इनकी जो रेल मिनिस्ट्री थी, दे डिसाइडेड, they identified four north south corridors and 4 east west corridors for high speed rail network, या डेडिकेटेड हाई स्पीड लाइन इनको बिछाना है, डालना है। इन्होंने ऐसे नेटवर्क्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, और अक्टूबर 2004 में इन्होंने ग्लोबल टेंडर को कॉल किया, दे कॉल्ड अ ग्लोबल टेंडर, कि 2000 ट्रेन सेट्स हमें चाहिए, वी नीड 200 ट्रेन सेट्स फ्रॉम कोई भी ग्लोबल पार्टी। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स अपने बता दिए टेंडर डॉक्यूमेंट में, इस टाइप का रोलिंग स्टॉक चाहिए, और उन्होंने ग्लोबल टेंडर ऑर्डर किया। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि टेंडर जब अवार्ड हुआ, ये किसी एक फर्म को नहीं ऑर्डर हुआ, इट वाज अवार्डेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स। फॉर एग्जांपल, इन्होंने 200 में से 60 जो है रोलिंग स्टॉक बनाने का ऑर्डर दे दिया कावासाकी जापान को, 40 का ऑर्डर दे दिया एल्स्टॉम को, एल्स्टॉम जो अभी दिखाया था फ्रांस। इन्होंने 60 यूरोपियन जो कंपनी बोम्बार्डियर है, 60 ऑर्डर उसको दे दिए, और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है उसका ऑर्डर इन्होंने सीमेंस को भी कुछ का दिया था ऑर्डर, कुछ रोलिंग स्टॉक से, कुछ ट्रेन सेट्स के। और इनका कॉन्सेप्ट ये था, द कॉन्सेप्ट वाज कि आप यू विल ब्रिंग द रोलिंग स्टॉक, यू विल ब्रिंग अ कपल ऑफ रेक्स हियर, you will assemble it along with our local joint venture production units। मतलब हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ आप जॉइंट वेंचर बनाएंगे और उनको टेक्निकल नो हाउ देंगे, उनके साथ मिलके आप नॉकडाउन कंडीशन में लाके असेंबल करेंगे कंपोनेंट्स को। उससे क्या हुआ कि जो चाइनीज इंजीनियर्स थे और मैन्युफैक्चरर्स थे रोलिंग स्टॉक विंग में जो थे, उनको काफी इसका नॉलेज मिला। 2008 तक, 2004 में ये डील हुई थी, ये टेंडर हुआ था, 2008 में पहला हाई स्पीड ट्रेन चल भी गया, 2008 में पहला चल भी गया। 2013 तक इन्होंने बाहर से हेल्प लेना बंद कर दिया चाइना ने, इन्होंने पूरी कंप्लीट जो टेक्नोलॉजी है हाई स्पीड ट्रेन की, इन्होंने अच्छी तरीके से कॉपी कर लिया, क्योंकि इन्होंने जापान से भी ऑर्डर ले लिया था, इनके पास जापानीज रोलिंग स्टॉक भी थे, इनके पास फ्रेंच रोलिंग स्टॉक भी थे, इनके पास जर्मन टेक्नोलॉजी भी थी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी। सारे टेक्नोलॉजी को स्टडी करके इन्होंने सबके बेस्ट एस्पेक्ट्स को स्टडी करके इन्होंने अपना मिला के एक टेक्नोलॉजी बनाई, और इन्होंने अपने फिर रोलिंग स्टॉक सीरीज रोल आउट करने शुरू कर दिए आफ्टर 2013। उसके बाद से ये अपने रोलिंग स्टॉक्स बना रहे हैं हाई स्पीड के, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं एज सच, एंड इनफैक्ट अब तो एक्सपोर्ट करने लगे हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक टू अदर कंट्रीज, इंक्लूडिंग इंडिया को भी एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है, जिसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, बट पॉसिबिलिटी एक बन रही थी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ चाइनास हाई स्पीड रेल जर्नी, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए कि कितने रैपिड पेस पे चाइना ने ग्रो किया है। 2004 से लेके 13 तक, विद इन 9 इयर्स ये लोग रोलिंग स्टॉक एक्सपर्ट्स बन गए, कि इन्होंने अपने खुद के रोलिंग स्टॉक बनाना स्टार्ट कर दिया विद इन 9 इयर्स। ओके, तो अब हाई स्पीड रेल की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड एचएसआर, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या लगता है आपको, आपने सुना होगा कि बॉम्बे से अहमदाबाद हम लोग जाएंगे 2 घंटे या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है, इज इट वर्थ इट, हाई स्पीड रेल वर्थ इट है नहीं है, व्हाट आर योर ओपिनियन, व्हाट आर योर फीलिंग्स, कोई मुझे बताएगा क्यों हमें हाई स्पीड रेल प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। To save the time, enhance the business
save the time, enhance the business. Okay. Saving of time is there, but it will come at a cost. Are we ready to bear अगर that cost? That is the question. अगर हाँ, shorter distance है around 500 kilometers and the footfall is high, then only we should go for it. हाँ. मतलब एक लिमिटेड किलोमीटर रेंज में अगर है तो हम लोग इसको जाना चाहिए. फुटफॉल भी हाई रहना चाहिए. कमर्शियल सेंटर टू सम कमर्शियल सेंटर में भी, मतलब जो भी बिग सिटी टू बिग सिटी, टीयर 1 से टीयर 1 हो सकता है. ठीक है. एनीथिंग एल्स? But it must be seen at par with airfares. उसका fare should be at par with, बिल्कुल absolutely agree. The fare should be at par with airfare, otherwise it will lose out. तो there is a statistics है कि आज के डेट में 1600 million passengers per year हाई स्पीड ट्रेन यूज करते हैं. उनमें से कोई भी इंडिया में नहीं है ऑब्वियसली. 80% of the modal split obtained by high speed train in relation to air transport when travel time by train is less than 2.5 hours. बोलने का मतलब ये है कि अगर ट्रैवलिंग टाइम 2.5 घंटे से कम है, अगर ट्रैवलिंग टाइम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 आवर्स या उससे कम टाइम लगता है, तो अगर आप स्टडी करेंगे कि उतने कम डिस्टेंस, उतने कम टाइम में अगर आप बाय फ्लाइट जाने का ऑप्शन है या बाय हाई स्पीड ट्रेन जाने का ऑप्शन है, आप देखेंगे 80% केसेस में हाई स्पीड ट्रेन प्रेफर किया जा रहा है. ठीक है. अगर फ्लाइट से जाने में कहीं 2.5 घंटे लग रहे हैं और हाई स्पीड ट्रेन से जाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो 2.5 घंटे इट विल द हाई स्पीड ट्रेन इज बीइंग प्रेफर्ड कंपैरेटिवली. बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाई स्पीड रेल जो स्टेशन हैं वो नोडल पॉइंट्स पे होते हैं, जनरली सिटी सेंटर्स में होते हैं, वो कमर्शियल सेंटर्स होते हैं. तो वो कमर्शियल सेंटर ऑफ द सिटी टू अनदर सिटीज कमर्शियल सेंटर तक जाता है, तो आप राइट इन द मिडिल ऑफ द सिटी पहुंचते हैं. इफ यू लुक एट बैंगलोर एयरपोर्ट एंड दीज सिटीज, बिग सिटीज, the airport is generally in the outskirts, generally at the outskirts, because there is when these big airports were being planned, space नहीं था सिटी के अंदर, तो सब बाहर है. तो एयरपोर्ट से अंदर आने में, कम्यूट करने में भी 30 मिनट से 1 आवर वी आर गेटिंग, है ना. तो दिस इज समथिंग which is taken care of in HSR. HSR में आप सिटी सेंटर तक पहुंचते हैं, which is a big advantage. And as I said, डोर टू डोर ट्रैवल टाइम आपका काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. दिस इज जस्ट अ बेसिक कंपैरिजन. यूनाइटेड स्टेट का सिचुएशन है जिसमें बताया गया है कि आपको ट्रैवल अगर सैन फ्रांसिस्को से अगर डाउनटाउन लॉस एंजलिस जाना है, एक एनालिसिस किया गया था. यूएस में भी अभी HSR नहीं आया है, बट उसके लिए काफी स्टडीज चल रहे हैं. तो उसमें प्रूफ किया गया था कि आप अगर HSR से जाएंगे तो 3 घंटे 10 मिनट में राइट, मतलब ठीक सिटी सेंटर पे आप पहुंच सकते हैं. वेराज प्लेन से आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर घर से निकलें और वेट करें अपने फ्लाइट के लिए, बिकॉज आप थोड़े पहले से भी पहुंच के चलते हैं. तो बोर्डिंग टाइम आपको पता है, फ्लाइट में बोर्डिंग टाइम बताया जाता है 2 घंटे पहले से पहुंचना रहता है, जबकि ट्रेन का ऐसा कोई फंडा है नहीं. जनरली लोग 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही पहुंचते हैं. तो दीज थिंग्स फाइनली जो है HSR को काफी ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है, मतलब एंड इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल भी है. Another very important point for preferring HSR is the energy efficiency and lesser carbon footprint. ये एक एनालिसिस है, अगेन हैव गॉट इट फ्रॉम सम वेबसाइट, कि मैड्रिड से बार्सिलोना अगर जाना है, अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो इतना लीटर फ्यूल कंज्यूम होगा, इतना CO2 प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अगर आप कार से जाएंगे तो इतना लीटर फ्यूल कंज्यूम होगा, इतना CO2 प्रोड्यूस होगा. जबकि आप हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे तो इतना लीटर फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और इतना kg CO2 is being emitted. This is basically for one person. This is per person statistics. ठीक है. तो you can easily see कि HSR जब एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेसर कार्बन फुटप्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाई स्पीड रेल हैज ऑलवेज बीन अ विनर. इनफैक्ट रेल ट्रैवल इन जनरली हैज बीन अ विनर इस मामले में. ओके. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की कितने घंटे का ट्रैवल ऑप्टिमम है जहां तक हम हाई स्पीड रेल का पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो 4 आवर्स, दैट फिगर इज 4 आवर्स. ये पाया गया है कि अगर रेल और एयर को कंपेयर किया जाए तो 50% अगर आपको मोडल ट्रांसपोर्ट अगर देखें, अगर आपको चाहिए तो 4 घंटे के रेंज में अगर आप हाई स्पीड ट्रेन लेके कहीं तक पहुंच सकते हैं तो वो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल है, लोग आपको मिल सकते हैं. अगेन ये स्टडी फ्रांस का है, ये स्टैटिस्टिक्स इट में वेरी फॉर इंडिया अगेन बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, बट जो मेरे पास स्टैट्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 4 घंटे का यूरोप में कह सकते हैं कि 4 घंटे में अगर आप हाई स्पीड ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, सो दैट इज अ मेजॉरिटी दैट वुड बी प्रेफर्ड कंपैरेटिवली. अगर आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं इन कंपैरिजन टू एयर, रेल विल बी प्रेफर्ड.
नाउ रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डिस्कस्ड यस्टरडे। ट्रेन सेट में जो होना चाहिए वही सब चीजें हैं, बट एक आध पॉइंट जो कल नहीं डिस्कस हुए थे वाज अबाउट द व्हील। जब हम हाई स्पीड रेल रोलिंग स्टॉक बनाते हैं तो व्हील के कोनिसिटी जो है, द कोनिसिटी ऑफ द व्हील जनरली इट हैज टू बी रिड्यूस्ड, आई मीन इट हैज टू बी मेड फ्लैटर। जो ये ट्रेड प्रोफाइल की जो कोनिसिटी है, व्हाट इज द करंट कोनिसिटी ऑफ द ट्रेड? 1/20. 1:20. 1:20, ठीक है। और हाई स्पीड रेल के लिए जनरली ये 1:40 रहना चाहिए, 1:40 रहना चाहिए फ्लैटर। Why is it so? Why am I saying this? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? For restricting lateral movement. लेटरल मूवमेंट कम करने के लिए, लैटरल मूवमेंट कम करने के लिए, टू रिड्यूस द लैटरल फोर्सेस। वेरी गुड। अगर आप कोनिसिटी देखें, रेल व्हील इंटरेक्शन के लेक्चर में हम पढ़ाते हैं कि जो व्हील की जो कोनिसिटी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लैटरल एक्सेलरेशन। ये लैटरल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब आपका व्हील की कोनिसिटी अगर बढ़ेगी तो आपका लैटरल एक्सेलरेशन अंडर रूट टाइम्स बढ़ेगा, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो लैटरल एक्सेलरेशन जो है आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट हाई स्पीड, फॉर स्पीड्स ग्रेटर देन 160 और 200 kmph, लैटरल एक्सेलरेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव फ्लैंजिंग होने लगता है रेल व्हील कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, तो दैट इज नॉट गुड, दैट कैन लीड टू डिरेलमेंट एंड वेरी डेंजरस सिचुएशन। राइड कंफर्ट के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। तो हमें ये लैटरल एक्सेलरेशन कम करने के लिए व्हील प्रोफाइल को टेपर थोड़ा सा करना पड़ता है, टेपर करना पड़ता है। तो नाउ अगर हमने व्हील प्रोफाइल मतलब अगर हमने व्हील प्रोफाइल को फ्लैटर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब देयर इज सम कॉम्प्रोमाइज नाउ। किस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम इफ वी मेक अ फ्लैटर ट्रेड? कर्व नेगोशिएशन, Turning. Curve negotiations. So we will be compromising with the curve negotiation ability, है ना? So what do you think? What has been done? What should be done to overcome this compromise? Track. सर मिनिमम कर्व होना चाहिए ट्रैक में, स्ट्रेट ट्रैक। जो कर्वेचर ऑफ द ट्रैक है, वो कर्वेचर ऑफ द ट्रैक कम होने चाहिए, है ना? जो हम कर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं कम होने चाहिए, उनके रेडियस ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि Banking. आपको ग्रेटर स्पीड पे हाँ So banking, super elevation हो सब. सुपर एलिवेशन ठीक है, प्रोवाइड करना है। बट एक और चीज जो है, सुपर एलिवेशन आप कर्व पे जब हाई स्पीड पे जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो कार बॉडी है, दैट कार बॉडी जो है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कार बॉडी में एक तरीके से वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। इट बेसिकली टिल्ट्स टू वन साइड और उसमें अनईजी टाइप का फीलिंग आने लगता है, ठीक है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड car body tilting mechanism like this. We have to provide a car body tilting mechanism like this. इस तरीके का कार बॉडी टिल्टिंग मैकेनिज्म हाई स्पीड ट्रेन्स में होता है, ठीक है। बहुत तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं और ये टिल्टिंग मैकेनिज्म कर्व्स पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने अगर देखा होगा, जब आप कर्व अगर नेगोशिएट करते हैं, जो बाइकर्स होते हैं, सॉरी, सो जो कार बॉडी टिल्टिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने देखा होगा जब कर्व नेगोशिएट करना होता है रोड पे, व्हेन देयर इज अ बिगर कर्व, तो आपने देखा है बाइकर्स जो है एक तरफ झुक जाते हैं। हैव यू सीन बाइकर्स? अगर बाइक रेसिंग देखा होगा, एक तरफ वो झुक जाते हैं। आपने भी अगर चलाया होगा, आप भी थोड़ा झुकते हैं एक तरफ। व्हाई डू यू डू दैट? आप क्यों करते हैं? सीजी मेंटेन करने को सर। सीजी मेंटेन करने को करते हैं। तो आपका जो रोलिंग स्टॉक है उसको भी सीजी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इस तरीके का टिल्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए।
सो दैट जब कर्वेचर से आप जाते हैं तो स्पीड आपको ज्यादा रिड्यूस ना करना पड़े। अगर टिल्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ टिल्टिंग मैकेनिज्म, तो कर्व को फिर आपको स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा कर्व पे थोड़ा। बट अगर आप चाहते हैं ज्यादा स्पीड रेस्ट्रिक्शन ना लगे तो इस तरीके का टिल्टिंग मैकेनिज्म देना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ये आई थिंक बोस्टरलेस सस्पेंशन, इसके बारे में तो हमने कल बात कर ही ली थी अबाउट हैविंग बोस्टरलेस बोगीज। द बेसिक पर्पस इज टू अकोमोडेट अंडरस्लंग इक्विपमेंट्स एंड एरोडायनेमिक बॉडी डिजाइन, आई थिंक ये भी कल डिस्कस हो गया है, तो आई विल जस्ट स्किप ओवर। तो जो मुंबई अहमदाबाद रोलिंग स्टॉक हमें जो मिलेगा, जो रोलिंग स्टॉक हमें मिलने वाला है MAHSR में, वो कौन सा होने वाला है? E5 सीरीज शिंकानसेन विच विल हैव अ टॉप स्पीड ऑफ 320 kmph, ठीक है। इस तरीके से वो रोलिंग स्टॉक दिखने वाला है। इट विल बी दिस काइंड ऑफ अ रोलिंग स्टॉक। मैंने कल भी आपको दिखाया था दिस टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक, और वी हैड डिस्कस्ड दैट दिस कवर्ड टाइप ऑफ बोगीज एंड व्हील्स, दीज आर देयर इन दिस कोच। ये स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, ये चाइना 2017 का ही मैप दिखा रहा है अभी। ओह, इज इट सो? हो रहा क्या है, स्लाइड No, चेंज it's नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो सर, हो रहा है है सर। It's individual problems. हाँ, वो जिनको प्रॉब्लम है, Proper आप नहीं हो एक बार जरा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें। ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो रोलिंग स्टॉक है, ये E5 सीरीज शिंकानसेन है, इस टाइप का रोलिंग स्टॉक हमें मिलेगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं बताता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका इनिशियली जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्होंने साथ में मिलकर किया था, और 2015 में इन्होंने रिपोर्ट दे दिया था। एंड 2016 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL बनाया गया था, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ओवरलुक करेगा, ठीक है। एंड फिर वो जो हैंडशेक आपने देखा, वो उस टाइम का हैंडशेक है। तो शिंकानसेन, हमने शिंकानसेन ही क्यों प्रेफर किया, हमने जापान को ही क्यों प्रेफर किया? जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदना होता है, हम लोग टेंडर करते हैं, ओपन टेंडर करते हैं, सबको चांस देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा टाइप का कुछ दिखा नहीं, हमने शिंकानसेन को क्यों प्रेफर किया? समवन कैन आस्क कि और भी टेक्नोलॉजीज थे हमारे पास, तो उसका जवाब सिंपल है कि इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन किस कंट्री ने बनाया था? जापान ने बनाया था। तो दैट इज व्हाई वी प्रेफर्ड जापान। थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस भी जापान के साथ इंडिया के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। They have a very good safety record with nil passenger fatalities in more than 50 years of operation, है ना। बहुत एनर्जी एफिशिएंट है इनका रोलिंग स्टॉक, है ना। एवरेज डिले भी जो है ये क्लेम करते हैं 1 मिनट से कम एवरेज डिले टाइम है। तो ऐसे इस टाइप का सिस्टम कौन प्रेफर नहीं करेगा? एवरीवन वुड लाइक टू हैव सच अ काइंड ऑफ अ सिस्टम इन देयर कंट्री जहां इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स मिले। तो दैट इज व्हाई द शिंकानसेन वाज प्रेफर्ड। जनरल ओवरव्यू, ये आपका जो ट्रेन है, ये अहमदाबाद में साबरमती नाम की जगह है, वहां से लेके, जहां पे डीजल शेड है उसके आसपास ही, वहां से लेके बॉम्बे तक, है ना, बॉम्बे में BKC तक ये चलेगा। अराउंड द डिस्टेंस जो है इज 508 किलोमीटर्स। 508 किलोमीटर्स में 90%, दैट इज 460 किलोमीटर्स वायाडक्ट्स रहेंगे, एलिवेटेड कॉरिडोर्स रहेंगे, जैसे आप मेट्रो में देखते हैं। मेट्रो में आपने देखा होगा, हैव यू सीन वायाडक्ट्स? वायाडक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, वायाडक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं? इस टाइप का जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो शहरों के थ्रू आपने देखा होगा, जो मेट्रोस के लिए रहता है, उस टाइप के एलिवेटेड हम लोग बेसिकली वायाडक्ट्स के थ्रू इनको निकालेंगे, जो कि 90% ऑफ दी कंप्लीट नेटवर्क रहेगा वायाडक्ट्स पे। इसमें से लगभग 9% जो रहेगा वो ब्रिजेस पे रहेगा। 9%, 9 किलोमीटर मतलब, सॉरी, 2% विल बी ऑन ब्रिजेस, 9 किलोमीटर ओनली, एंड बाकी 5% विल बी हैविंग टनल्स। 25 किलोमीटर के ओवरऑल टनल्स रहेंगे, जिसमें से 7 किलोमीटर का एक अंडर सी टनल भी रहेगा, जो बॉम्बे के पास क्रीक पोर्शन में आके बॉम्बे के पास अंडरग्राउंड चले जाएंगे, ठीक है। अंडर सी से आके हम बॉम्बे में BKC कॉम्प्लेक्स में आके ये टर्मिनेट होगी, ठीक है। एंड 12 किलोमीटर लगभग एम्बैंकमेंट्स पे रहेंगे। एम्बैंकमेंट्स मतलब लैंड पे ही रहेगा, थोड़ा रेस्ड लैंड प्लेटफॉर्म रहेगा। तो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग एम्बैंकमेंट्स पे रखेंगे। तो 90% ऑफ द HSR नेटवर्क वायाडक्ट्स पे रहेगी, 2% ब्रिज, 5% टनल और 2.5% एम्बैंकमेंट पे रहेगा। ट्रैवल टाइम जो है अपना, जो साबरमती से बॉम्बे का ट्रैवल टाइम जो है, अगर नॉन स्टॉप चला
देयर कुछ ऐसे ट्रेन सर्विसेज भी रहेंगी जो नॉन स्टॉप चलेंगी, जिसमें कहीं भी ट्रेन नहीं स्टॉप होगा। वो 2 घंटे 7 मिनट टाइम लेगी। और जो स्टॉपेजेस के साथ चलेंगी उसमें बीच में ये जितने भी स्टेशन बने हैं, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, इन सारे में रुकते हुए जो जाएगी, इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स। उसको 3 आवर्स लगेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ उसके आसपास है। इसका जो गेज रहेगा पूरी तरीके से अलग है अपने गेज से। हमारा गेज है 1676, ये यूज करेंगे स्टैंडर्ड गेज 1434 जो जनरली वर्ल्ड ओवर यूज हो रहा है। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? ओके, नो क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये इनिशियल प्रोजेक्ट होगा, जब स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन रहेगा, तो जो अभी मैं रोलिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, रोलिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ कोई क्वेश्चन है तो बताएं। No, अच्छा, तो प्लीज माइक्रोफोन को म्यूट रखें। ओके, तो रोलिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन है एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, ईच ट्रेन जो ट्रेन सेट है उसमें, ईच ट्रेन सेट में वील बी हैविंग 10 कोचेस। अभी हमारे वंदे भारत में 16 कोचेस हैं, इसमें ईच ट्रेन सेट में सिर्फ 10 कोच होंगे। देयर विल बी 10 कोचेस इन इट। 10 साल बाद, ऑपरेशन स्टार्ट होने के 10 साल बाद इसको हम 10 से 16 बढ़ाएंगे। कुछ 10 कोच के भी रहेंगे, कुछ 16 कोच के भी रहेंगे, और 20 साल बाद इसको बढ़ा के 16 कोच का कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी का जो प्लानिंग है मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ रेक्स, सॉरी सर अभी कितना रैक आने वाले हैं फर्स्ट फेज में? हाँ, ये लिखा है ना 24 रेक्स। अभी फर्स्ट फेज में जब इनिशियल स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन होगा, वील बी हैविंग 24 रेक्स। ठीक है, 24 रेक्स रहेंगे जिसमें ईच में 10 कोचेस रहेंगे। ठीक है, आगे चल के वो नंबर हम बढ़ा के उसको 35 कर देंगे 10 साल बाद, फिर 44 कर देंगे, फिर 30 साल बाद 71 करने का ऐसा प्लानिंग है। ठीक है, एंड दिस इज ओनली फॉर द बॉम्बे अहमदाबाद पोर्शन। इसके अलावा कोई और पोर्शन में बनेगा उसका अलग कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रेन ट्रिप्स पर डे एक डायरेक्शन में, जैसे बॉम्बे से अहमदाबाद जाने के लिए एक दिन में आपको 35 ट्रेनें हाई स्पीड मिलेंगी। 35 ट्रेन यू विल बी गेटिंग इन अ डे। ओके, 35 ट्रेनें मिलेंगी। इसका भी नंबर आगे रोलिंग स्टॉक जैसे बढ़ेगा उसके साथ इसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। एक ट्रेन में अभी जो 10 कोच वाला ट्रेन आएगा उसमें 750 पैसेंजर्स बैठ पाएंगे। देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीटिंग ऑफ 750 पैसेंजर्स। whereas 10 साल बाद जो 16 कोच का रोलिंग स्टॉक आएगा उसमें 1250 पैसेंजर्स बैठ पाएंगे, और आगे ये 1250 पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये ट्रैफिक, एंटिसिपेटेड ट्रैफिक वॉल्यूम है। आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दैट। ये बस किसी तरीके से कैलकुलेट किया गया जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। और ये बताया गया है कि 1 घंटे में पीक आवर्स में 3 ट्रेनें मिलेंगी आपको 1 घंटे में। मतलब हर 20 मिनट में पीक आवर्स वो डिफाइन किया जाएगा। अभी क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया है। ऑफिस टाइम मान लीजिए या कुछ आवर्स को पीक आवर्स डिफाइन किया जाएगा आफ्टर सम स्टडी, जिस बेसिस पे हर घंटे 3 ट्रेनें चलेंगी। दैट इज एवरी 20 मिनट्स विल हैव 1 बुलेट ट्रेन गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद। और ऑफ पीक में 2 ट्रेनें चलेंगी हर घंटे। इसका भी नंबर आगे चल के बढ़ने वाला है। इसका भी नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, आपका जो ट्रेन का अच्छा, ट्रेन एक्सेलरेशन जो है 0 to 320 kmph 310 सेकंड में पहुंच जाएगी 18 किलोमीटर कवर करने के बाद। और जो ये ब्रेकिंग का ये कैलकुलेट किया गया है 320 से 0 आने के लिए 167 सेकंड्स में 8.5 किलोमीटर ईवीडी रहेगा इसका लगभग, है ना। पावर फेलियर, अगर कोई पावर फेलियर अगर रहता है, डिटेक्शन ब्रेक लगता है, तो इससे और भी कम टाइम में आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। 3.87 दिस इज द मिनिमम इन विच आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जिसमें आपका लग सकता है। मतलब मिनिमम डिस्टेंस में आप स्पीड को 0 कर सकते हैं, दैट इज 3.87 किलोमीटर्स। There will be 3 classes of coaches, standard, business and grand class. स्टैंडर्ड क्लास की कीमत लगभग 3000 बताई गई है। बिजनेस क्लास अराउंड 5000 रहेगी। ग्रैंड क्लास का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। प्राइस हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड। अगेन दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट फिगर्स। ये अभी मैंने डाला है बट ये बाद में चेंज हो सकता है। देन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 3 जगह पे बन रहा है। देयर विल बी अ साबरमती में एक डिपो भी बनेगा, एक वर्कशॉप भी बनेगा। थाने और सूरत में सिर्फ डिपोज बनेंगे, विल ओनली हैव डिपो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साबरमती में आप डेली मेंटेनेंस भी कर सकते हैं जो हर 24 घंटे में किया जाएगा, सॉरी 48 घंटे में किया जाएगा। आप रेगुलर मेंटेनेंस जो हर 30 दिन में किया जाएगा वो भी साबरमती में कर सकते हैं। आप बोगी ओवरहॉलिंग जो हर 18 महीने जिसको हम IOH कहते हैं वो भी आप साबरमती में कर पाएंगे।
आप जनरल इंस्पेक्शन जिसको पीओएच कहते हैं हम, आप हर 36 महीने में वो भी साबरमती में कर पाएंगे, स्पेशल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी कर पाएंगे। वेयर एज थाने और सूरत डिपो में आप बोगी मेंटेनेंस या पीओएच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया गया है। ये कुछ पावर सप्लाई के कुछ वो बताए गए हैं। ठीक है, आई जस्ट स्किप दिस। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का अभी जो ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, जो इन्फ्लेट हो सकती है विद टाइम, ये अप्रोक्सीमेट ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, पीपीटी आपको मिल जाएगा, बाद में आप इसको बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल है 1.08 लाख करोड़ एंड पर किलोमीटर कॉस्ट आता है 214 करोड़। 214 करोड़ इज द पर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि मेट्रो बनाने का पर किलोमीटर कॉस्ट कितना रहता है? एनीवन? Near about 100 crores per kilometer. उससे ज्यादा है। आजकल मेट्रो बनाने का कॉस्ट भी 150 से 200 करोड़ पर किलोमीटर तक वेरी करने लगा है, उससे थोड़ा ज्यादा ही है। और बुलेट ट्रेन का भी आप देख सकते हैं कि उतना भी ज्यादा नहीं है, उसके लगभग आप कह सकते हैं करीब करीब ही है। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। मेट्रो में आपका स्पीड आप देख लीजिए, मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकते हैं आप, और यहाँ का देख लीजिए स्पीड। तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, बट स्टिल कॉस्ट जो है उस हिसाब से उतना ही लगभग लगता है। ये आपका जो रोलिंग स्टॉक है उसमें सीटिंग बता रहा है किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये इस टाइप का रहेगा कि आपका सबसे पहला जो कोच होगा ट्रेलर कार, जिसमें सिर्फ 30 पैसेंजर्स बैठेंगे, जिसका ऑब्वियस रीजन, ऑब्वियसली ये रोलिंग स्टॉक आया नहीं है तो मैं क्लियरली आपको नहीं बता सकता, बट मैं गेस कर सकता हूं कि इसमें ऑब्वियसली ड्राइवर केबिन होगा। इसमें तो एक लॉन्ग नोज पोर्शन होता है जो आधा पोर्शन खा जाता है, इसमें ड्राइवर, फिर ड्राइवर केबिन होगा और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे। तो वो सारी चीजें मिला के आधी से ज्यादा स्पेस इस कोच की चली जाएगी, तो 30 लोगों की बैठने की जगह बचेगी। देन द सेकंड कोच मोटर कार जिसमें 100 पैसेंजर्स कैन सिट। थर्ड मोटर कार में जिसमें पैंटो होगा उसमें 85 बैठ पाएंगे। चौथा मोटर कार में अगेन 100, पांचवे में 59, छठे में 100, 85। तो इसमें आप देख सकते हैं आउट ऑफ द टोटल 10 कोचेस, 8 coaches will be motor coaches, 2 will be trailer coaches. तो कितना परसेंट पावरिंग हुआ? 8 मोटर कोचेस, 2 ट्रेलर कोचेस, कितना परसेंट पावरिंग हुआ? 80%. 80% पावरिंग हुआ। हमारे ट्रेन सेट का कितना है? ट्रेन 18 का कितना है? 50%। तो बढ़ा, इसमें पावरिंग देख सकते हैं कितना बढ़ा। आगे जब 16 ट्रेन का आएगा तब भी सिर्फ 2 ही ट्रेलर कोचेस रहेंगे, 14 मोटर कोचेस रहेंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय 16 आप देख लीजिए, पावरिंग और भी बढ़ गया। इट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% पावरिंग, है ना, ऑलमोस्ट क्लोज टू 90%। इसका स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा सर? नो आइडिया, नो आइडिया स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। एंड वंस द ऑपरेशन स्टार्ट्स देन ओनली एक्चुअल डेटा आएगा कि इंडियन कंडीशंस में कितना इसका एनर्जी कंजम्पशन होगा। हम जापानीज रेलवे से भी आपको उठा के डेटा दे देंगे, वो भी इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट। तो वो तभी जब आएगा तभी ये सब एनर्जी कंजम्पशन और ये सब क्वेश्चंस का हम जवाब दे पाएंगे। अभी इसका कोई जवाब दे नहीं सकता आपको, इवन नॉट इवन एनएचएसआरसी। ठीक है, देन हाई स्पीड अटेन करने के लिए, ड्रैग रिड्यूस करने के लिए, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ, है ना, प्लश टाइप ऑफ साइड वॉल्स। कंप्लीटली ऐसा साइड वॉल लगेगा आपको कि एक सिंगल यूनिट है। इस तरीके के आउटर बोगी फेरिंग्स रहेंगे। ये गैंगवे को देखो, ये कवर किया गया है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स कहते हैं इसको, फेरिंग्स, इस टर्म को याद रखिएगा। एंड 2 कोचेस के बीच में ये आपको कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कपलर। This is not the coupler, this is the damper. This is the longitudinal, हाँ ये longitudinal damper है जो कोच टू कोच डैम्पर लगाया गया है। कपलर अंदर अलग से लगा होगा, ये डैम्पर टाइप का अरेंजमेंट दिया गया है। आप बफर समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, ये भी इसमें प्रोवाइड किया गया है ताकि लॉन्गिट्यूडनल जर्क्स बिल्कुल ना आए। ठीक है, उसके बाद technical name sir of this one, that buffer? इसको नहीं, इसका टेक्निकल नेम इज लॉन्गिट्यूडनल डैम्पर, है ना, कोच टू कोच लॉन्गिट्यूडनल डैम्पर इसको कहते हैं। ठीक है, एंड पैसेंजर कंफर्ट के लिए इनका जो शेल डिजाइन किया गया है, ये डबल स्किन्ड मॉडल है।
इस तरीके से एक लेयर अंदर है, फिर एक बाहर भी एक लेयर है, और बीच में इस तरीके का ट्रस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा सा है, एक्सट्रीमली सॉरी। बट अगेन इस पे ज्यादा अभी हम लोग अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक कोच आके यहाँ पे हमें रहेगा नहीं तो हम ज्यादा डिटेल इसके शेल के बारे में वी कैन नॉट से कि क्या रहेगा। तो ये जो मेन जो सेंट्रल सेक्शन रहेगा कार बॉडी का, वो इस तरीके से रहेगा, इट विल बी लाइक दिस। एंड इसमें द कार बॉडी इज प्रेशराइज्ड इन फैक्ट टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स ड्यू टू ड्रॉप इन प्रेशर इन टनल्स। कार बॉडी कंप्लीटली सील्ड रहेगा आपका, कहीं से भी एयर आउटलेट या इनलेट का उसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। इट विल बी फुल्ली सील्ड, कंप्लीट फुल्ली सील्ड स्ट्रक्चर रहेगा, और प्रेशराइज्ड रहेगा टू सम एक्सटेंट। जैसे आप एरोप्लेन में एयरप्लेन्स में जाते हैं, दैट इज प्रेशराइज्ड, उसी तरीके से ये भी प्रेशराइज्ड रहेगा, ताकि आपको टनल वनल में या बगल से कोई रोलिंग स्टॉक निकल रहा है तो आपको कुछ खास फील ना हो, प्रेशर ड्रॉप या ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है, एंड ये बोगी कवर्स, इस तरीके से जो हम कह रहे थे कल, बोगी कवर्स की बात कर रहे थे, ये ना ही केवल एरोडायनेमिकली हमें ये प्रोवाइड करेगा एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एरोडायनेमिक एडवांटेज ही नहीं, बट ये हमें साउंड अब्सॉर्बिंग कंस्ट्रक्शन भी ये है, ये साउंड भी जो है नॉइस पोल्यूशन भी कम करेगा। सिमिलरली पैंटोग्राफ के बगल में आप इस तरीके का एक कुछ दिख रहा होगा आपको, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, इसको ये लोग कहते हैं पैंटोग्राफ नॉइज इंसुलेशन पैनल। व्हाट द जैपनीज हैव फाउंड आउट कि ये भी एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहां पे काफी नॉइज प्रोड्यूस होता है ना, इधर क्योंकि कॉन्टैक्ट रहता है बिटवीन द कैटनरी वायर एंड द पेंटो, तो नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो उस नॉइज को प्रोपेगेट होने से बचाने के लिए नॉइज इंसुलेशन पैनल भी दिया गया है। नॉइज मिटिगेशन कोच के अंदर आपके सारे मोटर कोचेस है, मोटर कोच के नीचे ट्रैक्शन मोटर्स लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली साउंड, देयर विल बी अ लॉट ऑफ साउंड व्हिच मे कम फ्रॉम द मोटर। तो उसको कम करने के लिए जो फ्लोर बोर्ड का अरेंजमेंट है उसमें काफी सारी चीजें डाली गई है। एल्यूमिनियम हनीकोम स्ट्रक्चर है, कार्बन स्टील और फिर ग्लास वूल भी डाला गया है। ठीक है, आई हैवंट फिजिकली सीन इट, बट इस टाइप का अरेंजमेंट विल बी प्रोवाइडेड। दिस इज बेसिकली डन टू for noise insulation purpose. Sound proofing of the floor has been done to reduce the inside noise and keep it below 70 decibels. 70 डेसिबल से कम रखने के लिए प्रोवाइड किया गया है। So ये रोलिंग स्टॉक का विड्थ कितना है? रोलिंग स्टॉक का विड्थ, सॉरी डायमेंशन मेरे पास इसका अवेलेबल नहीं है, इसका विड्थ और लेंथ का डायमेंशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास होगा तो आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, ये तो मिल जाएगा, बट अभी जो हमारे पास NHSRCL से जो हमारे पास जो मटेरियल मिला है उसमें हमें एग्जैक्ट विड्थ और इसका लेंथ नहीं मिला है, बट इसका लेंथ जो है हमारे कन्वेंशनल LHB कोच से थोड़ा ज्यादा है। दोनों चीजें, दोनों डायमेंशन देखेंगे थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप इसमें देखें जो सीटिंग कैपेसिटी है इन आवर मोटर कार दैट इज अराउंड 100, whereas the seating capacity in our train 18, उसमें मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी कितना था? Anyone remembers? 54 78 था, अराउंड 80 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे 100 की सीटिंग कैपेसिटी है, सो डेफिनेटली देयर इज मोर स्पेस हियर, दैट इज व्हाई द सीटिंग कैपेसिटी इज मोर। एग्जैक्ट डायमेंशन कितना है, सॉरी करंटली आई डोंट हैव इट, जब होगा तो आई विल प्रोवाइड। पैसेंजर कंफर्ट के लिए इसमें एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है विच इज कॉल्ड फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम विद इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। देयर इज अ फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम हियर। किसी को पता है फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है? एनीवन? सस्पेंशन सिस्टम सबको तो पता ही है, बट व्हाट इज अ फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम? ओके, देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ये आपका जो वाइब्रेशन होता है, आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं कोच में, उसको कम, कार बॉडी लेवल पे जो वाइब्रेशंस आता है वो कहाँ से आता है? ये आपका प्राइमरी सस्पेंशन है, यहाँ से पहले व्हील से आएगा, थोड़ा प्राइमरी सस्पेंशन में कम होगा, थोड़ा सेकेंडरी सस्पेंशन में अब्सॉर्ब होगा, बट उसके बाद भी वाइब्रेशंस रह जाते हैं। तो जितने बचे कुछ लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए इस तरीके का एक फुल्ली एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड। और इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है।
इसमें एक सेंसर होता है, ये कंट्रोलर यूनिट जो कोच के फ्लोर पे रखा रहता है सीट के नीचे एट सम पर्टिकुलर लोकेशन, जहां पे ये डिटेक्ट किया जाता है वाइब्रेशन को, ये डिटेक्ट करता है सेंसर, और जितना वाइब्रेशन होता है उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट उस वाइब्रेशन को सप्रेस करने का एक फोर्स कंट्रोलर प्रोड्यूस करता है थ्रू द एक्चुएटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इन दिस डायरेक्शन अगर आपका 5 न्यूटन का अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्चुएटर जो है, दिस एक्चुएटर विल प्रोड्यूस रिवर्स फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू कैंसल आउट दिस फोर्स एंड रिड्यूस द वाइब्रेशन। इस तरीके का ये मैकेनिज्म होता है। दिस इज पुट वेरी सिंपली, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड और मैकेनिज्म होते हैं, एल्गोरिदम्स लगते हैं, बट ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से वाइब्रेशंस को कोच में रिड्यूस किया जाता है। तो अगर आप शिनकानसेन बुलेट ट्रेन में बैठे तो आपको वाइब्रेशन का एहसास बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। एंड ये सीट के कुछ पिचेस ये अवेलेबल हैं कि अगर बिजनेस क्लास के सीट इस तरीके से होंगे, जिसमें सीट पिच मतलब बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रोज यू विल हैव 1160 mm का डिस्टेंस, स्टैंडर्ड क्लास में 1040 mm का डिस्टेंस होगा, और ग्रैंड क्लास में 1300 mm का सीट पिच होगा। एंड विड्थ हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड हियर, इसका 480 है, इसका 440 है, और ग्रैंड क्लास में और भी चौड़ा होगा, 520 mm होगा। ठीक है। ऑल सीट्स हैव एडजस्टेबल हेडरेस्ट। व्हेन अ सीट इज रिक्लाइंड, a seat sliding mechanism operates in tandem। तो ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके सीटिंग में। ये मॉडर्नाइज्ड कुछ टॉयलेट्स ये प्रोवाइड किए, मतलब जो ये अगेन इंडियन रेक नहीं है, इंडिया में अभी तक ये रेक आया नहीं है, बट इस टाइप का अरेंजमेंट है बुलेट ट्रेन में, तो उसके कुछ इमेजेस डाले गए हैं। पैसेंजर इंफॉर्मेशन PAPIS सिस्टम जैसे हमारे ट्रेन सेट्स में होता है उसी तरीके से होगा। इस तरीके का LCD पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे मेट्रोज में भी आता है कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची, वो कोच के अंदर रहेगा आपके, आप यू विल बी एबल टू सी, है ना। एंड रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, हॉट केस, बॉइलिंग वाटर, ये सब प्रोवाइड करने के लिए मिनी पेंट्री अरेंजमेंट ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल दीज फीचर्स विल बी देयर। डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए भी कुछ कुछ फैसिलिटीज इसमें, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए अलग से सीट प्रोवाइड की गई है बिजनेस क्लास में। व्हील चेयर फिक्सिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किया गया है, एंड मल्टीपर्पज रूम भी कुछ दिया गया है, अगर किसी को सिक फील हो रहा है या चाइल्ड फीडिंग के लिए भी अलग से कमरा ये कुछ कोचेस में प्रोवाइड किया गया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किसमें, बट ये प्रोवाइड किया गया है। एंड इमरजेंसी पैसेंजर टॉकबैक सिस्टम है इसमें, ये सिस्टम ट्रेन 18 में भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। ये SOS टाइप का बटन है जिसको दबा के आप ड्राइवर से या जो गार्ड हैं रियर एंड पे हैं उनसे बात कर सकते हैं। एंड CCTV कैमराज, इसमें कंसील टाइप के CCTVs हैं। ये जो ब्लैक टाइप के आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इसके अंदर CCTV कैमराज हैं। इसी टाइप के कुछ CCTVs हमारे ATM मशीन्स में कंसील टाइप के रहते हैं, उसी टाइप के कंसील टाइप के CCTVs इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब एक ट्रेन सेट में लगभग 56 CCTV कैमराज रहेंगे जो एंट्रेंस डोर पे रहेगा और पैसेंजर केबिन में भी रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक सीट रोटेशन का फिजिबिलिटी रहेगी। देयर विल बी अ फीचर ऑफ ऑटोमेटिक सीट रोटेशन, जिसको एक पुश बटन से आप दबा के डायरेक्शन ट्रेन किस तरफ मूव कर रही है, वो नॉर्थ जा रही है या साउथ जा रही है, वो लिखा रहेगा। नॉर्थ जाना मतलब बॉम्बे से अहमदाबाद जाना, तो नॉर्थ बाउंड के लिए अलग बटन रहेगा जिससे सीटें उस तरफ नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और साउथ बाउंड का बटन दबाएंगे तो साउथ बाउंड डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगी। ठीक है, दैट प्रोविजन इज देयर। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो ये ऑटोमेटिक सीट रोटेशन का होता है कि जो क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग में इसमें काफी इजी रहता है। एंड टोक्यो स्टेशन पे ये काफी आपने वीडियोस देखे होंगे कि अराउंड 7 मिनट्स में सारा क्लीनिंग करके रेक को टर्न अराउंड कर दिया जाता है बुलेट ट्रेन को, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं किया जा सकता एंड टू एंड में 7 मिनट्स में। जस्ट अ मिनट। सॉरी। सो इसमें एक अच्छा, अब इंस्पेक्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन रहेगा इसमें, जनरल इंस्पेक्शन ट्रेन GIT। जनरल इंस्पेक्शन ट्रेन जो रहेगा, ये ट्रेन
अलग से इसका कितना शेड्यूल रहेगा, कितने दिनों में चलेगा, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। बट इस ट्रेन में इतना पता है कि ये 6 कोच का ट्रेन होगा, 4 मोटर कोचेस एंड 2 ट्रेलर कोचेस। ये भी 320 kmph पे चलेगा। और ये ट्रेन जब चलेगा तो इट विल डिटेक्ट सम फॉल्ट्स इन द ट्रैक सिस्टम, इट विल ट्राई टू डिटेक्ट फॉल्ट इन द OHE, इट विल ट्राई टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी चीजें ये डिटेक्ट करेगा ड्यूरिंग द रन। तो जनरली अभी जो करंट सिस्टम है जापानीज JR ईस्ट में, इस टाइप की ट्रेन हर सेक्शन में दिन में एक बार चलाया जाता है, सो दैट पहले से ही अगर कोई ट्रैक में फॉल्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम या OHE में फॉल्ट है, इन एडवांस पता चल जाए, सो दैट बाद में कोई ट्रेन एक्सीडेंट ना हो। तो उस टाइप का सिस्टम इंडियन जो हमारा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, उसके बीच में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वही है कि क्या क्या ये मेजर करेगा, ट्रैक इरेगुलरिटी, ट्रेन ऑसिलेशन, एक्सल बॉक्स एक्सेलरेशन, साउंड नॉइज लेवल, ये सारी चीजें ये मॉनिटर करेगा ड्यूरिंग द रन। ये जो स्पेशल ट्रेन है इसको GIT कहते हैं, जनरल इंस्पेक्शन ट्रेन, GIT। जापान में इसको डॉक्टर येलो भी कहा जाता है, क्योंकि येलो कलर की ट्रेन चलती है, और उसको डॉक्टर माना जाता है क्योंकि ये ट्रैक को ठीक करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉक्टर येलो। इंडिया में इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। उसके बाद वेरियस मेंटेनेंस शेड्यूल्स, किस टाइप के मेंटेनेंस शेड्यूल्स होंगे, जस्ट इट्स एन आइडिया। देखिए अभी रोलिंग स्टॉक आया नहीं है, तो नो वन इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट जो प्रपोज शेड्यूल है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डेली इंस्पेक्शन होगा हर 48 आवर्स में, एवरी 2 days विल बी हैविंग अ डेली इंस्पेक्शन ऑफ द रेक, जिसका टाइम होगा सिर्फ 2 घंटे, 6 घंटे नहीं, सिर्फ 2 घंटे डेली इंस्पेक्शन के लिए रहेगा, जिसमें ब्रेक सिस्टम चेक होगा, प्रोपल्शन सिस्टम का चेक होगा, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं कि नहीं, बोगी एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया जाएगा, पैंटोग्राफ, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो देख लिया जाएगा, क्लीनिंग विनिंग इंटीरियर वो तो होना ही है। देन नेक्स्ट होता है रेगुलर इंस्पेक्शन, जो आप एक मंथली शेड्यूल मान लीजिए, जो हर 30,000 किलोमीटर्स या 30 दिनों के ड्यूरेशन पे होगा, के बाद होगा, एंड द ड्यूरेशन डाउन टाइम विल बी 8 आवर्स। 8 घंटे का शेड्यूल रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, जिसमें डेली इंस्पेक्शन के सारे आइटम कवर होंगे, और अंडर फ्लोर इक्विपमेंट के सारे जो भी अंडर फ्लोर अरेंजमेंट है, हैंगिंग अरेंजमेंट है, एक एक बोल्ट चेक किया जाएगा, और एक्सेल्स का UST किया जाएगा। द UST ऑफ द एक्सेल्स विल बी डन। और यहाँ पे एक खासियत है कि ये UST इन पोजीशन किया जाएगा, दिस विल बी इन पोजीशन, रेक खड़ी रहेगी, इन पोजीशन एक्सेल UST विल बी डन। देन बोगी इंस्पेक्शन, बोगी इंस्पेक्शन लाइक द IOH जो हम कहते हैं, वो हर 18 महीने में होगा, 5 दिन का डाउन टाइम रहेगा। अब इसमें आप समझ पा रहे हैं 5 दिन का डाउन टाइम है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम बोगी रिप्लेस कर रहे हैं। इसके लिए आप मतलब पूरा का पूरा रेक जाएगा आपके जो शॉप में जाएगा, जो कि साबरमती में रहेगा, थाने और सूरत में नहीं रहेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो साबरमती जाना पड़ेगा बोगी इंस्पेक्शन के लिए। वहां पे कंप्लीट बोगी आपका डिसअसेंबल किया जाएगा, बोगी फ्रेम, व्हील सेट, डैम्पर्स, एक्सल स्प्रिंग, एक्सल बॉक्स, सब कुछ करके उसको दोबारा से उसको असेंबल किया जाएगा आफ्टर टेस्टिंग, एंड फिर प्रॉपर रेक को टेस्ट करके दोबारा से फिर मेन लाइन पे निकाला जाएगा आफ्टर 5 days। देन जनरल इंस्पेक्शन है, जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, PPT दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो अब बोगी इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद जनरल इंस्पेक्शन होगा। देयर विल बी जनरल इंस्पेक्शन, जो कि हर मतलब 36 मंथ्स में जनरल इंस्पेक्शन किया जाएगा, और इसको किलोमीटर वाइज देखेंगे तो 12 लाख किलोमीटर हो रहे हैं, उसमें जनरल इंस्पेक्शन किया जाएगा। 20 days का डाउन टाइम रहेगा, POH कह सकते हैं जनरल इंस्पेक्शन को, और इसमें POH लाइक फिर कंप्लीट अनकपलिंग ऑफ कार्स ऑफ द ट्रेन सेट। अब इसमें ट्रेन सेट की इंटीग्रिटी को ब्रेक किया जाएगा, सारे कोचेस को अलग किया जाएगा,
और बोगी इंस्पेक्शन वाले सारे आइटम्स किए जाएंगे। मतलब आप सारे आइटम्स अब मैं पढ़ नहीं सकता, बट आप समझ सकते हैं कि ऑल दी आइटम्स विल बी टेस्टेड लाइक इन पीओएच, पीरियोडिक ओवरऑल में ऑल द इंपॉर्टेंट आइटम्स विल बी चेक्ड और इट विल बी रिप्लेस्ड। फिर उसके बाद एक इसमें व्हील रीप्रोफाइलिंग का भी एक है कि अगर जो हम टायर टर्निंग कहते हैं, अगर कभी बेस्ड ऑन द नॉइज एंड द वाइब्रेशन ऑफ द व्हील प्रोफाइल डेटा, अगर जो वाइब्रेशन सिग्नेचर बढ़ने लगेगा कोच का, तो इसको व्हील टर्निंग के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 2 दिन लगेंगे। 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन के लिए फिर अवेलेबल रहेगा नहीं आपका एंटायर रेक, नॉट अ कोच, एंटायर रेक। तो उसके बाद एटीसी का इंस्पेक्शन, एटीसी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके बारे में बाद में आगे बात करेंगे। ट्रेन रेडियो सिस्टम, ये अगेन देखिए, ये एटीसी सिस्टम में बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल सिस्टम अभी है कि जो लोको पायलट है वो सिग्नल का एस्पेक्ट देखता है और उसी हिसाब से डिसाइड करता है स्पीड कितना रखना है, नहीं रखना है। बट जब स्पीड 300 kmph से ऊपर जाता है तो किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो सिग्नल देख के कंट्रोल कर सके रोलिंग स्टॉक को। नो वन कैन डू दैट। तो इसके लिए आपको ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, जिसके वजह से, जिसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, कैब सिग्नलिंग भी कह सकते हैं, जिससे सिग्नल का एस्पेक्ट आपके कैब में ही आ जाए और वो एस्पेक्ट के बेसिस पे ही आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल टीसीएमएस उससे लिंक्ड रहे, ट्रैक्शन कंट्रोल उससे लिंक्ड रहे और अपने आप जो आपका ट्रेन सेट है स्पीड को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन, डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल एस्पेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटीसी। वो प्रोविजन इसमें ये बुलेट ट्रेन में रहेगा, हमारे नेटवर्क में रहेगा। और एटीसी सिस्टम कोई नई चीज नहीं है, दिल्ली मेट्रो में और हमारे मेट्रो सिस्टम में ऑलरेडी एटीसी है, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन का प्रोविजन ऑलरेडी आ चुका है, कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। बट मेन लाइन ट्रेन ऑपरेशन में इंडियन रेलवेज में अभी तक कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेन रेडियो इंस्पेक्शन। ट्रेन रेडियो क्या होता है, एनीवन? व्हाट इज ट्रेन रेडियो? यार्ड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी ने सुना है क्या होता है? नो आइडिया। एक्चुअली होता यह है कि जब भी ट्रेन सेट किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन के यार्ड में आता है तो वो उस यार्ड में, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि अपने स्टेशन में स्टेशन मास्टर बैठता है, तो उनके जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क्स में जब ट्रेन उस रेंज में आ जाता है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद द स्टेशन मास्टर्स, स्टेशन मैनेजर्स, उनसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ट्रेन रेडियो का एक नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है। इस टाइप का सिस्टम अभी आपने देखा होगा, एक वॉकी टॉकी रहता है, अभी वॉकी टॉकी से किया ही जाता है इंडियन रेलवेज में, बट वो अपने रोलिंग स्टॉक के साथ एज सच इंटीग्रेटेड नहीं रहता है। बट ये बुलेट ट्रेन में इट विल बी इंटीग्रेटेड। एंड वंदे भारत में ये सिस्टम अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट आगे के रेक्स में शायद प्रोवाइड किया जाए। तो आपका 48 आवर इंस्पेक्शन में जस्ट इट इज अ विजुअल थिंग कि कैसे होगा। आप प्रोपल्शन सिस्टम और सारी सिस्टम ड्राइवर डेस्क यूनिट से आप चेक करेंगे, पैंटोग्राफ का इंस्पेक्शन करेंगे, बोगी और व्हील्स को चेक करेंगे, डोर्स की वर्किंग को चेक करेंगे, वॉशरूम्स ऑब्वियसली चेक करेंगे। ये डेली इंस्पेक्शन, जो डेली नहीं बट हर सेकंड डे पे होगा 48 आवर्स में। 30 डे रेगुलर इंस्पेक्शन में आप डेली इंस्पेक्शन के ऑलमोस्ट सारी चीजें ही करेंगे, बट थोड़ा इंटीरियर केबिन वेबिन को भी थोड़ा और ध्यान देंगे। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, यूएसडी आप इन पोजीशन करेंगे, इन पोजीशन, विदाउट टेकिंग आउट द एक्सेल और द व्हील, आप इन पोजीशन यूएसडी करेंगे इसमें रेगुलर इंस्पेक्शन में, जो कि हम मंथली कहते हैं। एंड बोगी इंस्पेक्शन में आपके इस तरीके से ड्रॉप पिट टाइप अरेंजमेंट होगा, ट्रॉलीज होंगे जिसमें आपके कार बॉडी को जैक पे लिफ्ट कर दिया जाएगा, बोगी को ड्रॉप कर दिया जाएगा ट्रॉलीज पे, और वो ट्रॉली जो है बोगी को निकाल के बोगी ओवरऑल सेक्शन में ले जाएगी। इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, और वहां बोगी ओवरऑल सेक्शन में इस टाइप से आपका कंप्लीट बोगी असेंबली को, एक्सल्स, बेरिंग्स, सब बोगी फ्रेम्स, इसको कंप्लीटली आइसोलेट करके रखा जाएगा एंड उनके टेस्टिंग के बाद दोबारा असेंबल करके उनको सर्विस में डाला जाएगा। जनरल इंस्पेक्शन इज पीओएच, इसमें तो सब कुछ होगा इंक्लूडिंग बॉडी पेंटिंग, है ना। ऑल दी अदर एक्टिविटीज, ऑल दी अदर सिस्टम्स विल बी डिसअसेंबल्ड, converter, air conditioning system, everything will be disassembled and it will be changed, inspected or retrofitted, refitted again. So it will depends on the condition.
तो ये है, मतलब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से डिपो में क्या होगा। इसका कोड दिया गया है। साबरमती डिपो को D2 बोला जा रहा है, थाने को D1 बोला जा रहा है और सूरत को C4 बोला जा रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया है, बट ये दिया गया है। एंड क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है कहाँ पे, ये इस टेबल में आप देख सकते हैं। उसके बाद किस टाइप के MNPs रहेंगे। अगेन मोस्ट ऑफ दिस MNPs हम लोग करंट इंडियन रेलवेज में काफी यूज करते भी हैं, काफी नहीं भी यूज करते हैं। तो काफी MNPs हमारे लिए नए भी होंगे इसमें। तो काफी सारे आप देख सकते हैं। मैक्सिमम MNPs D2 को दिए गए हैं। D2 इज बेसिकली द साबरमती डिपो, जिसमें मेजर ओवरहॉल होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए इनको जो MNPs दिया गया है काफी ज्यादा दिया गया है। ठीक है। सम की मशीन्स जो इधर यूज हो, कुछ यूज होंगे। अब इनमें से काफी सारी चीजें इंडियन रेलवेज में भी यूज होती हैं। ऑटोमेटिक कार बॉडी वॉशिंग मशीन। ये कार बॉडी वॉशिंग मशीन मतलब बेसिकली हम जो ACWP कहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम वी ऑलरेडी आर हैविंग, बट सिमिलर सिस्टम विल बी देयर। आपके NHSRCL के पास भी होंगी। NHSRCL मतलब HSR के ऑपरेशन के लिए। एंड इसको बेसिकली इसमें ट्रिगर सर्किट जो रेक को आते हुए डिटेक्ट कर लेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके मशीन को चलाना स्टार्ट कर देगा एंड इट विल स्टार्ट क्लीनिंग द साइड वॉल्स ऑफ द रेक। ठीक है। एंड इसके साथ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान और वो प्लांट वो सब अटैच्ड रहेंगे जो पानी उस हिसाब से सप्लाई करेंगे इसके क्लीनिंग के लिए। अगेन ऑल दीज फैक्ट्स, ये सारी चीजें NHSRCL ने बैठ के एंटीसिपेशन में इन्होंने बनाया है। कुछ एज इट इज कॉपी कर लिया है जापान से, बट इंडिया में इसमें रिक्वायरमेंट्स कम ज्यादा हो सकती हैं। सो प्लीज डोंट गो बाय दीज फैक्ट्स। मैंने फैक्ट्स डाल दिए हैं, कितना पानी कंजम्पशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बट दीज कैन चेंज। जब एक्चुअल ऑपरेशन होगा तब दीज में वेरी, क्योंकि अभी रोलिंग स्टॉक आया नहीं है, तो नो वन कैन अप्रोप्रिएटली कमेंट। देन बोगी रनिंग टेस्ट मशीन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन। इसमें किया ये चाहता है कि जो बोगी ओवरऑल हमने बताया था, जो बोगी ओवरहॉलिंग शेड्यूल होगा, उसमें बोगी को निकाल के एक बोगी रनिंग टेस्ट मशीन है, जिसमें आप ये देख रहे हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के ऊपर यहाँ पे दो इस टाइप का आपने एक मशीन से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। एंड व्हाट इट इज बेसिकली डूइंग इज इट इज सिमुलेटिंग द कंडीशन ऑफ अ कार बॉडी। एक कार बॉडी का कंडीशन सिमुलेट किया जाता है। और नीचे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जैसा टायर टर्निंग लैथ होता है, अगर देखा होगा, यहाँ पे एक टर्निंग व्हील है जो आपके व्हील्स को रोटेट कर रहा है। ठीक है, इट इज रोटेटिंग योर व्हील्स। तो यहाँ पे बेसिकली व्हील रनिंग को बोगी रनिंग को सिमुलेट किया जाएगा। और बोगी रनिंग के दौरान इफ देर इज एनी अबनॉर्मल वाइब्रेशन विच इज डिटेक्टेड हियर अबव द सेकेंडरी सस्पेंशन, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। आपका एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। ट्रैक्शन मोटर गर्म नहीं हो रहा है या उसमें कोई इश्यू है, उसको डिटेक्ट किया जाएगा। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी चेक्ड ड्यूरिंग दिस बोगी रनिंग इन दिस बोगी रनिंग टेस्ट मशीन। नाउ अगेन दीज काइंड ऑफ मशीन्स वी डोंट हैव इन इंडियन रेलवेज। हमारे इंडियन रेलवेज में इस टाइप का सच अलग से मशीन नहीं है। बोगी रनिंग लोकोमोटिव का हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको लिफ्ट करके उसके व्हील्स को रोटेट करके, वो सारे रनिंग टेस्ट होता है। बट इसमें हम वाइब्रेशन टेस्ट भी करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीइंग डन हियर। ये जो व्हील एक्सल अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर है, जो इन पोजीशन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया है। ये इन पोजीशन आपके एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में देखेगा कि कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई इनहेरेंट कोई क्रैक्स या डिफेक्ट्स तो नहीं है, उसको ये डिटेक्ट करेगा। एंड अप्रोक्सीमेटली 80 एक्सल्स के रीडिंग्स ये मेमोरी, ये इसके इंटरनल मेमोरी है, ये उनका डेटा स्टोर कर सकता है, जो बाद में हम लोग इसको कहीं भी दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कार बॉडी एयर टाइट टेस्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मशीन है। एज आई सेड कि जो बुलेट ट्रेन के जो कार बॉडीज होंगे वो फुल्ली एयर टाइट होंगे और इसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज द केबिन विल बी प्रेशराइज्ड। बट ऑब्वियसली देयर कैन बी लीकेजेस, लीकेज तो होना स्वाभाविक है, कहीं से भी हो सकता है। तो ये कार बॉडी एयर टाइट टेस्टर मशीन जो है, इसमें पूरी तरीके से केबिन को प्रेशराइज करके केबिन से लीकेज रेट कितना है उसको चेक किया जाएगा, है ना। बेसिकली दिस टेस्टर सप्लाइज एयर इनटू द कार बॉडी थ्रू कार एंड कवर अंटिल द टेस्ट प्रेशर जो है, वो टेस्ट प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल पे 0.04 kgf per cm square तक आ जाना चाहिए। एंड इट मेजर्स द टाइम टेकन फॉर द प्रेशर टू रिड्यूस फ्रॉम दिस 0.04 से 0.01 kgf per centimeter square आने तक का प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, वो ये मेजर करेगा। ये 40 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए।
अगर ये 40 सेकंड से ज्यादा है तो फिर ये पास हो जाएगा, अगर कम है then there is some problem, it needs to be adjust, it needs to be checked. And ये paint booth है, again nothing new, paint booth we have in Indian Railways, so I will skip this part. Some of the safety features which will be provided, कुछ safety features मैं बता दूं, इसमें seismometer installation मतलब early earthquake detection system रहेगा पूरे ट्रैक के अलोंग, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 22 लोकेशंस पे लगाए जाएंगे साइस्मोमीटर्स, और इसमें 6 नंबर 3 बहुत वल्नरेबल जोन भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, कच्छ में और कोयना और वर्ना के बीच और लाटूर उस्मानाबाद के बीच, जहां पे वो साइस्मिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, वहां पे अलग से 6 नंबर लगाए गए हैं साइस्मोमीटर्स। अब इसका पर्पस ये रहेगा कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है, नाउ हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इन सच काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी अगर आपने ट्रेन को टाइम से नहीं रोका तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब उसमें बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे, जैसे कि आप एयरप्लेन्स में या जैसे उसके एक्सीडेंट्स में आप सुनते होंगे। तो उस केस से बचने के लिए, क्योंकि ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापानीज ने सबसे पहले साइस्मोमीटर्स इंस्टॉल किए ट्रैक साइड में इंपॉर्टेंट एरियाज में, एंड ये जो साइस्मोमीटर्स हैं ये प्राइमरी वेव, जो पी वेव प्राइमरी वेव है उसको डिटेक्ट कर लेता है पहले। प्राइमरी वेव हमेशा सेकेंडरी वेव से तो कुछ सेकंड्स पहले आ जाता है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको डिटेक्ट करके इमीडिएटली जो पावर सबस्टेशन है उसको ये अलर्ट दे देगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो सबस्टेशन इमीडिएटली ओएचई से पावर कट ऑफ कर देगा, और जैसे ही पावर कट ऑफ होगा इमीडिएट पावर कट ऑफ विल बी डिटेक्टेड बाय द रोलिंग स्टॉक ऑन इमीडिएट, इसमें जो हमने बताया था जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स, ये स्टॉप हो जाएगा। बट अगर आप कह सकते हैं कि कुछ सेकंड्स की बात है तो इतने टाइम आपके पास शायद ना हो, हमारे पास टाइम ना हो, सही बात है, बट स्पीड डिक्रीज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों ने 90% ऑफ द नेटवर्क्स वायाडक्ट्स पे दिए हैं, वायाडक्ट्स एलिवेटेड है, तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो वायाडक्ट गिर जाएगा एंड इमीडिएटली जो ट्रेन जो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, बिग पॉसिबिलिटी कि जो रोलिंग स्टॉक है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, तो इसीलिए ट्रेन रोलिंग स्टॉक का रुकना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है। Similarly, rail temperature monitoring sensors have been provided at multiple points, and temperature, rail का temperature कम ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, because that can affect, that can lead to buckling, अगर बहुत ज्यादा होगा तो buckling हो सकता है, बहुत ठंडा पड़ेगा तो fracture initiation भी हो सकता है, तो बहुत सारे उसमें स्टडीज हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, बट जनरली रेल टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के रेंज में रहना चाहिए, ये आइडियल रेंज है। इससे कम या ज्यादा अगर बहुत ज्यादा रह रहा है तो वो अलर्ट जाएगा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को ये कमांड जाएगा और ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से वहां से इसको फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को भेजा जाएगा, या ट्रेन ऑपरेशन में कुछ कॉशन ऑर्डर भी लग सकता है अगर इस टाइप का कोई इश्यू हो। विंड मॉनिटरिंग के भी प्रोविजन दिया गया है, अगर बहुत ज्यादा हाई, अगर साइक्लोन की कोई स्थिति बन रही है तो विंड मॉनिटर्स एनोमीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर 30 मीटर पर सेकंड दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है, इससे ज्यादा अगर स्पीड से अगर हवा चलने लगी तो ट्रेन ऑपरेशन जो है इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड इस टाइप का प्लॉट दिखाया गया है कि ट्रेन ऑपरेशन यहाँ पे विंड स्पीड बढ़ने लगा 30 माइल्स पर आवर, 40 माइल्स पर आवर, स्टॉप जैसे ही 30 क्रॉस किया ट्रेन ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही विंड स्पीड कम हुआ तो उसके बाद 160 kmph की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे 70 kmph की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे थोड़ी देर चलेगा, फिर 160 kmph, एंड जब स्पीड नॉर्मल हो जाएगा देन फुल स्पीड पे चलेगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड। देन अगर एक्सेसिव रेनफॉल अगर हो जाता है तो रेन गेजेस भी प्रोवाइड किए गए हैं 6 वल्नरेबल लोकेशन पे, कि एक्सेसिव रेन के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ऑन ऑपरेशन कमांड सेंटर को ये इन्फॉर्मेशन जाएगा, दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। और ये है आइटम जो मैं कह रहा था, एटीसी ऑटोमेटिक ट्रेल कंट्रोल। ये एटीसी बेसिकली आप समझ लीजिए हमारा जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी है, थोड़ा बहुत उसके जैसे है, लेकिन इसमें कोई सिग्नल्स नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेन आपको ट्रैक नंबर 1 पे दिख रहा है, ये ट्रैक सेक्शन नंबर 1 पे ट्रेन खड़ा है, और हमारा जो पीछे का ट्रेन है ये 6 नंबर ट्रैक सेक्शन में खड़ा है। तो ये सेक्शंस के लेंथ्स मुझे नहीं पता, बट दीज आर प्री डिफाइंड, एंड मिनिमम 2 ट्रेन्स के बीच में 4 सेक्शन लेंथ्स का गैप दिया जाएगा हमेशा, दैट विल ऑलवेज बी एंश्योर्ड, एंड दिस विल बी एंश्योर्ड बाय दिस एटीसी सिस्टम।
ये एटीसी सिस्टम कुछ नहीं है, ट्रैक सर्किटिंग जैसे हमारे सिस्टम में ट्रैक सर्किट की वजह से ये डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से सेक्शन में ट्रेन खड़ा है। अगर जैसे इस सेक्शन में ट्रेन खड़ा है तो उसी हिसाब से स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप ये सेक्शन नंबर 5 में आप अब 320 से कम होकर 270 पे आ जाइए, सेक्शन नंबर ट्रैक नंबर 4 में आप 220 पे आ जाइए, नंबर 3 पे आप 130 पे आ जाइए, नंबर 2 पे आप 30 पे आ जाइए, और इधर तक आते आते आपको स्टॉप हो जाना है। नाउ इतने हाई स्पीड पे एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है इस हिसाब से एक्यूरेट ब्रेकिंग लगाना, क्योंकि टाइम मार्जिन बहुत कम रहता है हाई स्पीड ऑपरेशन में। तो आपको एक ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम देना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली ट्रेन को ये कन्वे कर देगा एंड स्पीड कंट्रोल भी कर देगा इन अ वेरी पैसेंजर कंफर्ट के हिसाब से ऑप्टिमम ब्रेकिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सडनली ब्रेक स्टेप्स में हो रहा है, स्टेपलेस फॉर्म में ब्रेकिंग होगा। इस तरीके से कर्व दिया गया है, स्टेपलेस फॉर्म में स्मूथ ब्रेकिंग करके इवेंचुअली इस पॉइंट पे आते आते स्पीड को 0 कर देना है। दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ऑफ द एटीसी इन द रोलिंग स्टॉक। तो इस टाइप ये सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा इसमें हमारे जो हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशन में। एंड अनदर एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन दिया गया है एक्सल बॉक्स के साइड में, इस तरीके का एक मैकेनिकल, इसको एक गाइड कहते हैं, एल शेप गाइड प्रोवाइड किया गया है। ये प्रोवाइड इसलिए किया गया कि अगर डिरेलमेंट हो जाता है तो ये देखिए ये फ्लैंज के साथ रेल के साथ ये गाइड जो है ये अड़ जाएगा एंड ये फर्दर डिरेलमेंट होने से रोक देगा। इट विल स्टॉप फर्दर डिरेलमेंट, मतलब कोई मैसिव डिरेलमेंट नहीं होगा कि रोलिंग स्टॉक उड़ के वायर डक्ट से निकल के बाहर खेतों में गिर गया, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई दे हैव प्रोवाइडेड दीज काइंड ऑफ गाइड्स। एंड ऑल्सो जो स्लैब ट्रैक पे जो रेल्स बने हैं उसमें भी इस तरीके का प्रोविजन दिया गया है कि रेल भी ओवरटर्न ना जाए, इतने स्ट्रेस वो बेयर कर ले। अगेन दिस हैज नेवर बीन टेस्टेड, तो मैं इस पे कोई डेटा आपको नहीं दे सकता कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा, बट द सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड, दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक। एंड सिमिलरली एक रेल फ्रैक्चर डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। ट्रैक सर्किटिंग का प्रिंसिपल है, अगर रेल फ्रैक्चर होगा तो ये जो रिले प्रोवाइड किया गया है वो एनर्जाइज नहीं होगा, दैट मींस देयर इज सम फ्रैक्चर। तो ये हमारे इंडियन रेलवेज में भी इस टाइप के सिस्टम्स आते हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू बट दिस हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड। So that is all from my side. थोड़ा जल्दी हो गया, but I had to cover all the content in a limited period of time. Any questions? ये जो भी पीपीटी चल रहा था, हेलो Sorry, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, ये जो पीपीटी अभी चल रहा है उसका मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह फिर मिल जाएगा आज के डेट में देखने के लिए मुझे? हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा। सारा रिकॉर्डिंग कोर्स खत्म होने के बाद सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स अलोंग विद पीपीटी हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको सारे रिकॉर्डिंग्स हम देंगे। हमारा जो मैंने वेबसाइट बताया था rskr.irmi.in, उस पर ये रिकॉर्डिंग्स डाल दिए जाएंगे, तो आपको लाइफ टाइम उसको मिलता रहेगा। ऐसा भी नहीं कि मैंने लिंक भेजा कभी खो गया, तो वो वेबसाइट हमेशा बना रहेगा आपके लिए, तो डोंट वरी, यू विल गेट इट। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, या तो सब कुछ समझ आ गया या तो कुछ नहीं समझ आया, यही मैं समझूंगा। बट आई होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग। आपको कुछ आज नया पता चला होगा, मुझे उम्मीद है कि आज आपको कुछ सॉरी सर बहुत कुछ सीखने हाँ, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। propulsion सिस्टम हमने कवर किया था, ट्रेन सेट्स में कैसा होता है, और थोड़ा मैंने मुंबई अहमदाबाद HSR के बारे में भी एक ओवरव्यू आपको दिया। सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस वी कैन ब्रेक ऑफ। और जो हमारा अगला सेशन होगा दैट विल बी ऑन ट्रेन लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड TCMS, व्हिच विल बी टेकन बाय JP सिंह, प्रोफेसर IT एंड ENHM, जो कि 2:30 उसका टाइम है। 2:30 पे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यही रहेगा। ओके सर। थैंक यू एवरीवन। सर